बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ताजर सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है, डॉक्टर हॉस्पिटल्स को ताले लगाकर गायब हैं, आधे अवाम सड़कों पर है और बाकी निकलने को तैयार नजर आते हैं। अंदरूनी महाज पर खलफशार है, अवाम परेशानी से दोचार है और हुकूमत अंदरूनी हालात ठीक करने की बजाय आलमी मामला सुलझा रही है। और कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने में मसरूफ है। तो खान साहब जरा अपने घर की भी खबर लें। सिर्फ 13 माह बाद हालात ये हैं कि हर तबका नाखुश नजर आता है। चले सियासतदानों पर और अपने सियासी मुखालफिन पर तो ये इल्जामात लगा सकते हैं कि वो अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीगर तबकात क्यों हुकूमत से मुतमईन नहीं? एहतजाज पर एहतजाज हो रहा है। कल से फैसलाबाद के ताजर भी हड़ताल पर चले जाएंगे। मुल्क भर के ताजरों ने पहले अक्टूबर के आखिर में मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे रखी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इमरजेंसियां बंद पड़ी हैं, डॉक्टर हड़ताल पर जा चुके हैं और सबसे बड़ा मसला मौलाना फजलुर रहमान के धरने का है। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की तैयारियां जारी हैं, जबकि हुकूमत ने धरने और आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए। हुक्मरान जमात ने अपोजिशन की किसी जमात से अभी तक आज़ादी मार्च या धरने के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ना ही इसके लिए कोई इरादा जाहिर किया है। हुक्मरान जमात का ख्याल ये है कि अपोजिशन बहुत कंफ्यूज है और अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पाई कि करना क्या है, उनके मुतालबात क्या है, उनके इश्यूज क्या है। जबकि बहुत से मुबस्सरीन के नजदीक अपोजिशन की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसने अभी तक सारे पत्ते शो नहीं किए और हुकूमत को कंफ्यूज कर रखा है। हुकूमत को अभी तक यही नहीं मालूम कि अपोजिशन क्या करने वाली है। बजाय मौलाना फजलुर रहमान भारी तादाद में लोगों को साथ लेकर सिंध से निकलेंगे और फिर वफाकी दारुल पहुंचेंगे, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे और हुकूमत से मुस्तफी होने का मुतालबा करेंगे, जिसे हुकूमत किसी तवज्जो के काबिल ही नहीं समझ रही। हुक्मरान जमात के बयानात से लगता यूं है कि वो अपोजिशन की तरफ से धरना देने को, लॉन्ग मार्च को या जिसे आज़ादी मार्च का नाम दिया जा रहा है, उसे महज एक ऐलान से ज्यादा कुछ नहीं समझती। और हुकूमती हलकों का ख्याल ये कि जिस तरह पीपल्स पार्टी मौलाना के आज़ादी मार्च को सिर्फ इलाकी हमायत देने का ऐलान कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बाहर नहीं निकलेगी। महज इखलाकी हमायत के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। हुक्मरान जमात का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून मरकजी क़यादत के बगैर लोगों को बाहर नहीं निकाल सकेगी। हुक्मरान जमात ने जब 2014 में धरना दिया था तो उस वक्त काफ लीग ने पस मंजर में रहकर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था और मौलाना ताहरुल कादरी को खान साहब का साथ देने पर आमादा किया था। हुक्मरान जमात उसी तजर्बे का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि अब उनकी मदद के लिए मौलाना ताहरुल कादरी या उनके पाए का और कोई आलम दीन दस्तयाब नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान के धरने का तोड़ कर सके। नवाज शरीफ के वाज़ेह ऐलान के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि मुस्लिम लीग नून भी मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेगी। उसका तरीक़ेकार तय करने का अख्तियार शहबाज शरीफ को सौंप दिया गया है। बाज़ हुकूमती ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने को दीगर सियासी जमातें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आज़ादी मार्च और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की डेडलाइन करीब आती जा रही है और तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं। अब उनके साथ दीगर कई आवाजें भी मिल चुकी हैं और मजीद कई तबकात उनमें शामिल हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को उन कुव्वतों की भी हमायत हासिल हो सकती है। किसान, डॉक्टर, ताजर अगर अपोजिशन के साथ सियासी तहरीक में मिल गए तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। शेख ने कहा है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मसूद, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ गई है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी दूर हो गई है, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं। आप देखेंगे कि बिजनेस कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक होगा, जिससे आपके रेवेन्यू बेहतर होने शुरू होंगे। अब आपने मूवमेंट्स की बात की, देखिए। अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। डटा हुआ तो वो जो क्या लियाकत कायम खानी है, जिसके वो जो क्या भर्ती हुआ था, माली भर्ती हुआ था,
तो एक वो था जिससे को करोड़ों रुपया निकला था बलूचिस्तान में, ये सारे डटे हुए हैं। गाड़ियां ठीक है ना, चाहे ओटीटियां पकड़ी गई हैं, ये कमाल मुल्क है वैसे। यानी मुझे नहीं समझ आती कि इसके ऊपर कौन सी साइंस, कौन सा कोई, और इसका फैसला हमने यहाँ पे बैठ के करना है या उनके लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो लीडर बनाते हैं ना, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। तो मैं तो कर सकता हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। नहीं, मैं अपनी उन लाखों के पीछे, भेड़ों के पीछे मैं भी चल पड़ूं और सलूट मारूं कि चूंकि लाख कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, यानी मेरी उन लाखों में से एक इरशाद भट्टी भी तो है ना, जिसकी अपनी राय है। एक तो ये कि ये मास्टर क्राफ्ट्समैन है, जिसकी बात को जिस तरह से चाहे क्राफ्ट करना वो कर लेते हैं। आपको याद नहीं रहा शायद, स्क्रिप्ट का लफ्ज आपकी जुबान से अदा हुआ था, प्रोग्राम जरा निकाल के दोबारा देख लें। तो मैंने आपसे कहा था कि जरा पता कीजिए कि स्क्रिप्ट बदल तो नहीं गया। मेरे से तो मेरी मुराद क्या थी वो आपको पता है? नहीं, मेरे से। हाँ जी, तो जी मैंने आपसे पूछा था। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उन्हें कोई नए आइडियाज लेके आने थे वो उनके पास नहीं थे। वो एक बक्सा संदूक पड़ा हुआ है जिसमें आप कह सकते हैं कि IMF का ड्राफ्ट प्रोग्राम ऐसे ही होता है जहां भी हो। अब मिस्र में हो, तादाद पैसे की जो है वो मिकदार वो ऊपर नीचे होती है। मैं देखें केपी के तो वहाँ का तो मैं गवर्नर नहीं हूँ जी सर, लेकिन ना मैं वहाँ के लोगों को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली आप क्या मशवरा देंगे सर? एडमिनिस्ट्रेटिव मैं अर्ज करूँ, देखें केपी की गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है, दहशतगर्दी के मामलात को देखना है। और कुछ आम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पैरागोन स्कैंडल में एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस का फैसला 16 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने केस की समाअत के दौरान मुल्जमान के वकील की जानिब से फर्द जुर्म खत्म करके बरी करने की दरखास्तों पर दलाइल देते हुए कहा, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक पैरागोन का रेफरेंस नैब की हदूद में नहीं आता। इस रेफरेंस से ख्वाजा बरादरान को बुनियादी हकूक से महरूम किया गया। नैब से रेफरेंस दायर करने की गलती हो चुकी है, अब वो अपनी गलती को छुपा रहे हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा, मुल्जमान के खिलाफ तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद रेफरेंस दायर किया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सुलेमान रफीक की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो बुध के रोज सुनाया जाएगा। जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जवाब पर इतराजात जमा करा लिए। जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने जवाब में कहा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जवाब जमा कराना दुरुस्त नहीं। काउंसिल की जानिब से अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की इजाजत का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अटॉर्नी जनरल सिर्फ वफाकी हुकूमत को कानूनी मामलात में मशवरा देने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट साबिक अटॉर्नी जनरल मलक कयूम के दायरा इख्तियार से बाहर जाने पर कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है। जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद कहा, काउंसिल को इख्तियार हासिल नहीं था कि अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की जिम्मेदारी देती। और FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को इब्तदाई तौर पर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तानी वफद की सरबराही हमाद अजहर कर रहे हैं। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान की नई नेशनल रिस्क असेसमेंट का जायजा लिया। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के इक़दाम को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद के इनकाद पर मजीद 2 दिन गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने नई नेशनल रिस्क असेसमेंट स्टडी मुकम्मल करके 150 सफ़ात की रिपोर्ट भिजवाई थी, जिसमें दहशतगर्दी की माली मामलात और दहशतगर्दी के खतरात के हवाले से 12 से ज़ायद सफ़ात शामिल है। रिपोर्ट में कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों और इस्तिगासा से मुतल्लक आगाह किया गया। FATF पाकिस्तान के हालिया इक़दाम से मुतमईन हुई तो पाकिस्तान को ग्रे एरिया से खारिज करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। नाकाफी पेशरफ्त की वजह से पाकिस्तान के बारे में अगली सतह के इक़दाम लेने पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 12 अरकान की हमायत दरकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान की तैनाती के मामले को पार्लियामेंट भेजने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। वफाकी अदालत में जवाब जमा कराते हुए कहा, इसी नौयत की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हाई कोर्ट समाअत न करे। चीफ जस्टिस अतर ने कहा, यह मफाद आमा का मामला है। इलेक्शन कमीशन तकरीबन नॉन फंक्शनल हो चुका है। क्या आप इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नॉन फंक्शनल यानी गैर फाल करना चाहते हैं? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने की वजह से समाअत रोकी जा सकती है? और क्या पार्लियामेंट इतना छोटा सा मामला भी हल नहीं कर सकती?
स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को मुशावरत से मसला हल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत डेडलॉक का दिफा करना चाहती है। कौन कहेगा पार्लियामेंट के फोरम पर यह मामला हल नहीं होना चाहिए। हमें पार्लियामेंट पर एतमाद है, वो इस मामले को हल करेगी। आईनी इदारों को नॉन फंक्शनल नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 85 किलो आटे की बोरी में 50 रुपए इजाफा। पेशावर की आटा मार्केट में सिर्फ 2 दिनों में फाइन आटा और मैदे की 4000 रुपए में फरोख्त होने वाली 85 किलो की बोरी अब 4500 रुपए में फरोख्त हो रही है। आटा डीलर के मुताबिक हुकूमत की अफगानिस्तान सप्लाई की इजाजत देने से महंगाई का एक और तूफान बरपा होगा। हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता कबल अफगानिस्तान को आटे की सप्लाई की इजाजत दी गई। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को भी तरसेगा। पेशावर के अवाम ने महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान को दीगर ममालिक से भी आटे की सप्लाई की जाती है, लेकिन पाकिस्तान से बरामद होने वाला आटा न सिर्फ क्वालिटी में बेहतर बल्कि सस्ता पड़ता है। आटे की कीमत मुसलसल इजाफे से जहां एक तरफ बहरान का खदशा है, वहीं पेशावर में रोटी की कीमत भी बढ़ सकती है। मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त की समाअत करने वाले जज छुट्टियों पर चले गए। मरियम नवाज की जमानत के लिए दरख्वास्त की समाअत के लिए जज साहब ने 14 अक्टूबर की तारीख दी थी, लेकिन बेंच के सरबराह केस सुनने की बजाय छुट्टियों पर चले गए। और कहने वाले तो कहते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर जज साहब ने छुट्टियों पर जाना था तो फिर समाअत के लिए 14 अक्टूबर की तारीख क्यों मुकर्रर की गई। जब सजा देने का मामला होता है तो समाअत रोजाना की बुनियाद पर शुरू होती नजर आती है, और जब इंसाफ देने का वक्त आता है, जमानत का टाइम आता है, तो केस हफ्तों नहीं बल्कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाते हैं। अपील की समाअत लाहौर हाईकोर्ट में थी। इतलात यह है कि जज साहब बैरून मुल्क चले गए। मुस्लिम लीग के वोटर और सपोर्टर इस बात के लिए पुरुमीद थे कि मरियम नवाज की जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी, लेकिन जज साहब के बैरून मुल्क होने की वजह से केस की समाअत न हो सकी, जिससे अदालती निजाम और इंसाफ पर सवालिया निशान लग गया है। मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर नाराज हैं, जो ये कहते हैं कि उनके कायदीन को इंसाफ से भी महरूम रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर हाँ साहब के लिए रहबरे उम्मत का ट्रेंड चल रहा है, तो इसके जवाब में लीगी कारकुनों ने मरियम पल्स ऑफ डेमोक्रेसी का ट्रेंड चला दिया है और सोशल मीडिया पर सवालात की भरमार होगी, जिनमें एक सवाल यह भी उठाया गया है कि निहत्ती लड़की से किसी को क्या डर है। जमानत मरियम नवाज का हक है, वो एक सियासी रहनुमा है और एक सियासी जमात को लीड करती हैं। उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पाबंदे सलासल क्यों रखना जरूरी समझा गया है। मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है, और अहम बात यह कि अगली तारीख भी नहीं दी गई, जिसका मतलब यह है कि जब तक जज साहब दस्तयाब नहीं होते मरियम नवाज की जमानत नहीं हो सकेगी। उनकी जमानत का मामला मौखर होता रहेगा। अब मेरा गुमान ये कि मरियम नवाज को इस मरहले पर जमानत इसलिए नहीं दी गई कि अगर वो बाहर आ गई तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक की क़यादत न संभाल लें और मौलाना फजलुर रहमान की जगह पर मरियम नवाज तहरीक को लीड न करने लग पड़े और मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा लोग कहीं बाहर न निकल आए। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर और धरने के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वॉच गवर्नर पंजाब। केपीके की वजीर आला है, वो तो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां से मुजाहिरीन गुजर जाएं। ये आप समझ, ये स्ट्रैटेजी ठीक है केपीके वालों की? आप इसको सियासी तौर पे क्या उनको मशवरा देंगे कि ये तरीकाकार सही है? मैं देखें केपीके तो वहाँ का तो मैं गवर्नर नहीं हूँ जी सर, लेकिन ना मैं वहाँ के लोगों को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली आप क्या मशवरा देंगे सर? एडमिनिस्ट्रेटिव मैं अर्ज करूँ
देखिए, केपी की गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है, दहशतगर्दी के मामलात को देखना है और बहुत से इश्यूज हैं जिनको देखना है, जो कि पंजाब के हालात से केपी के हालात जो हैं मुख्तलफ हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेवोल्यूशन है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल गवर्नमेंट को या दूसरे सूबों को उनके जो मामलात हैं उनको फैसले जो हैं जो वो करना चाहते हैं उनको फैसला। चलिए सर, मुझे रिफ्रेश कर लेने दीजिए सवाल। मैं इसको ऐसे पूछ लेती हूँ कि क्या अगर मुजाहिरीन आए, वो आप खुद कह रहे हैं कि सियासी हक, जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए उनको ताकत से अगर एडमिनिस्ट्रेशन रोके किसी भी सूबे में हो, ये सही स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो भी जब सियासत होती है, सियासत में डायलॉग होता है, सियासत में बातचीत होती है, चीज़ें होती हैं, तो मेरे ख्याल में केपी की हुकूमत बेहतर समझती है कि किस तरीके से उन्होंने इस एहतजाज को डील करना है। लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, मगर मुझे पंजाब से जिस तरीके से मशवरा जो है, पिछली दफ़ा भी हुकूमत ने मुझसे मशवरा पंजाब का किया था, तो पंजाब में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहता है, जाना चाहता है, तो हम उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। सर, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ है, देखिए, पंजाब में ताकत का इस्तेमाल ना करना हुकूमत की मजबूरी है, और कोई माने या ना माने, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का वोट बैंक अब भी मौजूद है। अगर पंजाब में हुकूमत किसी को बज़ोर ताकत रोकती है, यानी किसी को प्रोटेस्ट से रोकती है, तो मेरा गुमान ये कि उसका रद्दअमल भी उतना ही शदीद होगा। और ये बात हुक्मरान जमात के भी इल्म में है। गवर्नर पंजाब उसी की बात कर रहे हैं। केपीके में तो हुक्मरान जमात का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में ताकत के इस्तेमाल का रिस्क लिया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पॉपुलर जमात है, मुखालफिन की तादाद कम है, वोट बैंक पीटीआई का ज्यादा है। पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब के लोग वैसे भी नाराज नजर आते हैं। उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन में उनके मैंडेट के साथ कोई गड़बड़ की गई, इसके बावजूद कि जिन पर गड़बड़ करने का शुबा है वो भी इसी सूबे की वजह से याद किए जाते हैं। इसलिए लोग नाराज जरूर नजर आते हैं, लेकिन रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन नहीं दे रहे। तो ये बात पंजाब हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पंजाब में हाथ हौला रखने का तासुर दिया जाए और मुस्लिम लीग नून में फूट डलवा कर या खानदानी इख्तिलाफात को हवा देकर एहतजाज की शिद्दत को कम किया जाए। दूसरा यह कि असल खतरा तो मौलाना फजलुर रहमान से है। जो मेन पावर है, जो फरादी कुव्वत है, जो मुजाहिरीन है, वो तो मौलाना लेकर निकल रहे हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात वैसे भी केपीके में तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमात है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपनी तहरीक का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से नहीं कर रहे, सिंध से कर रहे हैं। तो सिंध उनके लिए एक ऐसी जगह है जहां पीपल पार्टी उनको सपोर्ट भी करेगी। हुकूमत का ख्याल ये है कि नून लीग पंजाब से निकलेगी नहीं, और अगर निकली तो फिर अहम रहनुमा को गिरफ्तार कर लेंगे। तो गिरफ्तारियां तो हो सकती है, लेकिन अगर लोग बाहर निकल आए तो उनको कोई बजोरे ताकत रोक सकेगा? मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं होगा। अब बात करते हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और तजियाकार है सलीम बहारी, गुफ्तगू कर रहे हैं धरने के हवाले से ही। धरना चुके टॉक ऑफ टाउन है और चंद ही हफ्ते रह गए, बल्कि चंद रोज रह गए कि मौलाना फजलुर रहमान धरने के हवाले से, अपनी दिए गए मौक़िफ़ के हवाले से, यानी अब उसका अमली मुजाहरा करने का वक्त आ गया। सलीम बुखारी क्या कहते हैं, हुकूमत कहाँ खड़ी है इस हवाले से? सलीम बुखारी। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने मुझे मौका दिया। पहला तो जवाब दे दूं मैं अपने इरशाद भट्टी साहब का, बहुत ही प्यारी चीज़ है हमारी ये। एक तो ये कि ये मास्टर क्राफ्ट्समैन है, जिसकी बात को जिस तरह से चाहे क्राफ्ट करना वो कर लेते हैं। आपको याद नहीं रहा शायद, स्क्रिप्ट का लफ्ज आपकी जुबान से अदा हुआ था, प्रोग्राम जरा निकाल के दोबारा देख लें। तो मैंने आपसे कहा था कि जरा पता कीजिए कि स्क्रिप्ट बदल नहीं गया। मेरे से तो मेरी मुराद क्या थी वो आपको पता है? नहीं मेरे से। हाँ जी, तो जी मैंने आपसे पूछा था, मैं वही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। दूसरी बात यह है कि हमारे सूरत हाल की तरफ मेरे ख्याल से हुकूमत सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि इस पूरी सूरत हाल को बहुत ही नॉन सीरियसली ले रही है। जितने भी इनके वुज़रा हैं, इनके जो मशीरान हैं,
जो इनके स्पोक्स पर्सन है उनकी अगर आप लैंग्वेज मुलाजा करें, उनका अगर आप कंटेंट की सब्सटेंस देखें, तो आपको पता चलेगा कि या तो उन्हें इदराक नहीं है सूरत हाल का, या फिर उनको नॉन सीरियस होने का मैंडेट दिया गया कि इसका मजाक उड़ाएं, जाके देखी जाएगी जो होगा। दोनों ही बहुत बड़ी गलतियां हैं। यही गलती नवाज शरीफ की हुकूमत ने की थी जब धरना हो रहा था, और यही गलती ये करने जा रहे हैं। जरा 2-4 मिसालें जल्दी जल्दी मैं आपको दे दूं। आप मुलाजा फरमाइएगा इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट, जो फरमाते हैं कि किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो आके हुकूमत पलट दे। बहुत बेहतर। फिर वो कहते हैं जनाब मुझे यकीन है कि वो तो आएंगे ही नहीं यहाँ। कैन यू कॉल इट ए सीरियस रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको स्पोक्स पर्सन के हवाले अगर देने बैठूं तो आप यार अंदाजा फरमाइए, आपके पिछले 2 हफ्ते से तमाम हम ख्याल, चाहे वो स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो वुज़रा है, चाहे जो भी हैं, आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं, दुआएं मांग मांग के 2 भाइयों में इख्तिलाफ कराने का, और कहा पार्टी स्प्लिट हो गई, जजमेंट दे दी उन्होंने कि बट गई मुस्लिम लीग, ये तो कुछ नहीं जाना, कोई नहीं जा रहा वहां पर। आज की सूरत हाल में देखें तो ऐसे लगता है जैसे या उनको इदराक नहीं था, और या फिर आज हम जो कुछ सुन रहे हैं ये रियलिटी नहीं है। ये जो रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको 2 मिसालें जल्दी जल्दी देता चलूं। एक तो ये कि अगर ये नॉन सीरियसनेस जारी रहती है तो नुकसान होगा। किसका होगा ये मैं अभी कहने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में नॉन सीरियसनेस, जब पॉलिटिकल सीरियस इश्यूज को नॉन सीरियसली लेते हैं तो हमेशा सियासत का, जमहूरियत का नुकसान होता है। ये फिर वही कराएंगे, ये फिर तालियां बजाना चाहते हैं कि सियासतदानों के बस की बात नहीं है। सरकार आइए तो मसला सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत धरने को संजीदा नहीं ले रही, मसला तो ये है कि हुकूमत के नजदीक कोई मसला संजीदा है ही नहीं। जिनको मजाक मजाक में हुकूमत मिल गई हो उनका संजीदगी से ताल्लुक क्या? जमहूरियत की फिक्र तो वो लोग करें जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं, जिन्होंने मार्शल लॉ का मुकाबला किया, जिन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की और कोड़े तक खाए और तख्तादार पर लटक गए, जो मुशर्रफ को रेफरेंडम के जरिए सदर बनाने के हामी थे, उनका जमहूरियत से क्या लेना देना? हकीकत तो यह है कि जिस किस्म के हालात से इस वक्त मुल्क घिरा हुआ है, बहुत ही कंसर्न है इसके ऊपर। इसमें धरने जैसी किसी एक्टिविटी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सके। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, और यह हुकूमत वक्त का काम होता है कि मामलात को संजीदगी से हल करे। हो सकता है कि हुक्मरान जमात को यह यकीन हो कि उन्होंने 126 दिन का धरना देकर कौन सा मार्का मार लिया था, वो भी तो बेनीलो मराम ही उठे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान भी अगर बैठ गए, यानी इस्लामाबाद आ गए, धरना देकर बैठ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत हमें एक्टिव नजर आती, सूरत हाल को संभालने की कोशिश करती दिखाई देती। इसके बरक्स जिस बेफिक्री से, जिस बेइतनाई से, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने धरना न दिया तो सबसे ज्यादा मायूसी हुकूमत को होगी। इसलिए धरना देने वालों को प्रवोक किया जा रहा है। अब इसके पीछे मकसद क्या है यह जानना बड़ी जरूरी है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे मकसद कोई और है। धरना मौलाना फजलुर रहमान देंगे और फायदा वो उठाएंगे जो इस किस्म के हालात में फायदे उठाते हैं। दानिश्वर तजिया निगार है और साबिक MNA रह चुके हैं पॉलिटिशियन अयाज अमीर अपना तजिया दे रहे हैं हुकूमत के हवाले से। वॉच अयाज अमीर। मलेशिया तो थोड़ा सा सर जो है भारी हुकूमत का हो गया था। अच्छा, इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उन्हें कोई नए आइडियाज लेके आने थे वो उनके पास नहीं थे। वो एक बक्सा संदूक पड़ा हुआ है जिसमें आप कह सकते हैं कि IMF का ड्राफ्ट प्रोग्राम ऐसे ही होता है जहां भी हो। अब मिस्र में हो, तादाद पैसे की जो है वो मिकदार वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन नुस्खा वही होता है। वहां पे हो, यहाँ पे वो लेकर आ गए तो वहां पे कोई थिंकिंग वो ला नहीं सके। ठीक है। एक थोड़ा सा घुमंड जो है ज्यादा हो गया था। घुमंड का फिर तोड़ क्या होता है? क्या होता? जो भी हो इस मार्च से होता है, नहीं होता, नून लीग आती है, नहीं आती, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का जो स्ट्रेटेजिक कमर का दर्द है वो रहता है, नहीं रहता, शिद्दत इख्तियार कर जाता है, वो लेट जाते हैं। एक चीज तो हो गई है
मौलाना ने अपोजिशन पार्टीज का नकम्मापन एक्सपोज कर दिया है जी। जहां पे बड़ी अपोजिशन पार्टी तो खड़ा होना चाहिए था, वहां मौलाना है, वहां मौलाना है। ठीक है। और दूसरा इन्होंने इस हुकूमत को, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और इन्होंने झटका दे दिया है। अच्छा एक बात है झटके में तो सवाल की जरा इजाजत दें। आप ये कहते रहे इससे पहले कि अदलिया बहाली तहरीक ने परवेज मुशर्रफ साहब को कमजोर किया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि ये जो धरना था 2014 का, इसने नवाज शरीफ साहब को कमजोर किया। ये हुकूमत तो पहले ही कमजोर है। ये कमजोर ऑब्जेक्टिवली मारूजी हालात से थी, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी। लेकिन जो ये हम कहते थे एक पेज पे हैं, ऐसे एक पेज कभी पहले नहीं हुआ। मुकम्मल सपोर्ट इनको है। वो जो दरारें होती थी सिविलियन हुकूमत में और कह दें, गैरों को कह दें, वो इसमें नहीं है। इनको मुकम्मल यहाँ पे है, और ये थी। और ऐसे नहीं, अब भी है। अच्छा, अब भी जो हमारा ये है कि हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन और हम ये कह रहे थे, हमारे मफरूज़े जहन में थे कि कोई ऐसी हलचल की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। राइट। लेकिन मौलाना ने गुंजाइश, वो जो है हलचल की गुंजाइश पैदा कर दी। हाँ साहब को लाने वालों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हुकूमत बुरी तरह से पिट जाएगी, नाकाम होगी। अगर हुकूमत की कारकर्दगी ठीक होती, हाँ साहब ने जो दावे और वादे किए थे उन पर खरा उतरती, तो मौलाना के धरने की गुंजाइश ही पैदा न होती। एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने का मतलब यह हरगिज नहीं होता कि कोई हुकूमत परफॉर्म न करे, लेकिन और परफॉर्म न करने के बावजूद इक्तिदार पर बराजमान भी रहे। 2014 के हालात को और आज के हालात को अगर सामने रखा जाए, ये मैं एक थ्योरी देने लगा हूं, और इस थ्योरी को आपने गौर से सुनना है। 2014 और 2019 के धरने को और हालात को सामने रखा जाए तो बहुत सी मुमासिल नजर आती है। नवाज शरीफ हुकूमत भी जब आई थी तो उस दौर में जो धरना हुआ 2014 का, उसके बाद से हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की। धरने के बाद कारकर्दगी का ग्राफ बुलंद हुआ, तो फिर आज कहीं वही सूरत हाल तो नहीं है। यानी खान साहब ने जब धरना दिया था तो उस वक्त ये तासुर आम था कि हुकूमत का सर बहुत बड़ा हो गया, उसे कट टू साइज करने यानी औकात में लाने के लिए धरना कराया गया। अब मुझे नहीं पता धरने के मकासद क्या थे, लेकिन ये परसेप्शन उस वक्त आम था कि खान साहब को इसलिए लाया गया कि नवाज शरीफ को जरा औकात में लाया जाए। नवाज शरीफ जरा बहुत फैल गए हैं, सर बड़ा भारी हो गया। जैसे आज कहा जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत थोड़ा सर बड़ा हो गया, तो कहीं खान साहब की हुकूमत के साथ ये सब कुछ तो नहीं हो रहा। हुकूमत का खुमार उतारने के लिए धरने के फार्मूले पर फिर से अमल किया जा रहा हो। वो हुकूमत जिसके बारे में खुद हुकूमत कहती है, मैं और आप नहीं कहते, हुकूमत कहती है और कहती रही है कि उसे मुख्तदर हल्कों की आशीर्वाद हासिल है, और मुख्तदर हल्के भी इस तासुर को रद्द नहीं करते थे बल्कि सपोर्ट करते थे। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। आज हुकूमत के खिलाफ किसान, ताजर, डॉक्टर और दीगर तबके, सियासतदान भी सभी बाहर निकल रहे हैं। तो उसकी वजह बज़ाहिर कारकर्दगी है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो समझदारों के लिए इशारा काफी है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से तजिया दे रहे हैं, तजिया निगार हैं इरशाद भट्टी। देखते हैं क्या फरमाते हैं भट्टी साहब। करना शहबाज शरीफ को लीडर करना, ये लीडर है और इसका फैसला हमने यहाँ पे बैठ के करना है या उनके लाखों करोड़ों जो लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं वो लीडर बनाते हैं ना, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। तो मैं तो कर सकता हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। नहीं, मैं अपनी उन लाखों के पीछे, भेड़ों के पीछे मैं भी चल पड़ूं और सलूट मारूं कि चूंकि लाख कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, यानी मेरी उन लाखों में से एक इरशाद भट्टी भी तो है ना जिसकी अपनी राय है। लेकिन किसी वोटर को, किसी फॉलोअर को भेड़ बकरी कह रहा है, ये भी तो नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो ना कहें। मैं कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में कायदे आज़म एक आखिरी लीडर थे और पहले और आखिरी लीडर हमें नसीब हुए। उसके बाद भज्जे त्रुटे सियासतदान
आते गए जिन्होंने किया। दूसरी बात है कि वो ये करें, वो ये करें, वो फलां करें, वो दिगान करें, ये इनका बड़ा, ये घर में है, एक घर में अल्लाह ने बड़े फिल्में पैदा की हुई हैं। नवाज शरीफ साहब, यानी इस मुल्क में आप देखें अक्सरियत उनकी जो पार्टी के सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि ना करें आप मौलाना साहब। क्यों? आपको जूता पड़ चुका है एक मजहबी जमात में, इसी मजहब कार्ड पे नवाज शरीफ साहब को जूता पड़ा था, एहसन इकबाल को गोली लगी थी, अयाज सादक घर से निकलने से रहा था। आप राना सनाउल्लाह ने अपने ईमान की के मुंह पे स्याही फेंकी, ख्वाजा आसिफ के मुंह पे स्याही, राना सनाउल्लाह ने कलमा और ईमान की तजदीद के लिए या उधर पहुंच गए। बाकी आपके वजीरों के घरों पे हुआ था, किस पे हुआ था? मजहब पे। किस लिए हुआ था? कि आप वो मजहब कार्ड खेला गया था। दूसरा क्या उन्होंने कहा कि आप ये जो कुफर के फतवे इससे निकलें, बाकी सारा इससे निकलें। तीसरी बात कि यही सेम आप कहते थे कल कि ये नहीं होना चाहिए, ये मईशत की खराबी, ये धरने, ये सड़कें, ये फलाना सारा ऐसे। चलिए ये सारी बहस तो होती रही है क्योंकि अब ये जो कि पर्सनल हो गया है मौलाना साहब के दरमियान इमरान, ये पॉलिटिकल नहीं रहा, ये पर्सनल है। मौलाना साहब दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। सवाल मेरा ये कि अब नवाज शरीफ साहब ने जब कह दिया तो पीएमएलएन अब पीछे तो नहीं हट सकती इस तरह से, शामिल तो वो हो रहे हैं, ये तय हो गया या अभी तक आपको लग रहा है कि इस पे आज की मीटिंग के बाद कुछ यू टर्न हो सकता है या फिर उस पर नजरसानी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा कहते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। वो तो थोड़ा सा हाथ पकड़ा है पीछे से, बैक डोर से हाथ पकड़ा है, कोई थोड़ा सा जमा तफरीक करे, कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, आप समझिए ये वसूल। तो फिर पार्टी पीछे हटेगी या नवाज शरीफ बतौर कायद फैसला? पार्टी कौन है भाई? पार्टी नवाज शरीफ है, पार्टी मरियम है, दैट्स एंड, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी कल तक तो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, शरीफ फैमिली, शरीफ ब्रादरान पार्टी पर काबज होकर बैठते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता। आज नवाज शरीफ जेल में है, उनकी बेटी मरियम नवाज भी जेल में है, तो फिर आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के फैसले क्यों चल रहे हैं? क्यों उन लोगों के फैसले नहीं चल रहे जो जेल से बाहर बैठे हैं, जो आजाद घूम रहे हैं, जो खुद को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं? कल तक तो शोर मचाया जा रहा था कि मुरूसी सियासत की वजह से किसी और को मौका नहीं मिलता, तो आज इससे अच्छा मौका और क्या था कि क़यादत अंदर है, मुकदमात में है, तो नून लीग का कोई भी रहनुमा नई पार्टी बना लेता या मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुद संभाल लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आज ये बात समझ आ चुकी है कि वोट नवाज शरीफ का है, तो जिसका वोट होता है पार्टी भी उसी की होती है, जिसे अब उनके सियासी मुखालफीन खानदान गुलामा कहकर भड़ास निकाल रहे हैं। तो आज ये बात भी साबित हो गई है कि आप किसी को मसरूई तरीके से लीडर नहीं बना सकते। मसरूई तरीके से आप वक्त तो गुजार सकते हैं, लेकिन वो मुलम्मा जल्द उतर जाता है। वो कहते हैं ना, पीतल पे अगर सोना चढ़ा हो तो कितनी देर सोना ठहरेगा, नीचे से पीतल निकलेगा। लीडर वही होता है जिसे अवाम लाइक करते हैं, अवाम पसंद करते हैं, वोट डालते हैं। नवाज शरीफ पर कितने इल्जाम लगाए गए, करप्शन के इल्जामात में उन्हें हुकूमत से निकाला गया, जेल में बंद कर दिया गया। इसके बावजूद एक सियासी जमात उनके नाम से चल रही है। तो ये उन लोगों की शिकस्त है जो ये समझते थे कि सियासत माइनस नवाज शरीफ चलाई जा सकती है। तो मेरे नजदीक नवाज शरीफ ने जेल में बैठकर वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो बाहर बैठकर लोग हासिल नहीं कर सकते, और उनके मुखालफीन इस बात को मान चुके हैं। ऐलान ना करें, जुबान से ना कहें, लेकिन दिल में जरूर कहते होंगे कि पार्टी सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज है, और उनको माइनस करने के मंसूबे भी कामयाब नहीं हुए, नाकाम हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से हुकूमत क्या समझती है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। हुमायूं अख्तर बहुत ही सीनियर रुकन है और सीजन पॉलिटिशियन है, आजकल पीटीआई में है। मौक़िफ़ सुनते हैं हुमायूं अख्तर खान। शेख ने कहा है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मसूद, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ गई है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी दूर हो गई है, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं। आप देखेंगे कि बिजनेस कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक होगा, जिससे आपके रेवेन्यू बेहतर होने शुरू होंगे। अब आपने मूवमेंट्स की बात की। देखिए, पीटीआई को आप जो भी कहें, लेकिन पीटीआई ने एक ऐसे तबके को उभारा है और सियासत में उनकी शमूलियत की है जो पहले मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं लेता था। मिडिल क्लास,
पढ़ा लिखा तकबा, नौजवान बच्चे और बच्चियां इस पार्टी में शामिल हुई हैं। ये इस पार्टी की बेस है और ये इस पार्टी की बुनियाद है जिसने इमरान खान को इक़्तिदार में लाके बैठाया है। मैं समझता हूं कि अपोजिशन इस वक्त, आपने खुद अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि मैं जमीयत उलमाए इस्लाम की एहतराम करता हूं, मैं मेरे बहुत से साथी रहे हैं पार्लियामेंट्स में उनके साथ, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम को खुद नहीं मालूम इस वक्त कि उन्होंने क्या करना है, मार्च करनी है कि उन्होंने धरना करना है। PMLN वाज़े तौर पे जी, आज जावेद लतीफ साहब मेरे भाई हैं, बैठे हुए हैं, आज इनसे पूछे उनकी इन्विटेशन क्यों नहीं आया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ना जुबैर को आया, ना परवेज रशीद को आया। अच्छा? इस पार्टी में दराड़े हैं। जब आप इन तरह के धरनों में आप शामिल होते हैं तो उसमें ये दरारें और वाज़े हो जाती हैं। जिस तरह सेनेट के चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस में ये दरारें बिल्कुल वाज़े हो गई। और पीपल पार्टी तो आपने तफसीली बयान किया है कि पीपल पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो GDA का हिस्सा बन के, PTI का हिस्सा बन के सिंध में पीपल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है। आज मैं मौलाना साहब को उनकी सियासी दनाई में मैं उनको सराहता हूं कि मौलाना साहब ने इन दो बड़ी पार्टियों को अपने पीछे लगा लिया है इस धरने के सिलसिले में, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं। इमरान जमात ये समझती है कि धरने और एहतजाजी तहरीक के हवाले से अपोजिशन कंफ्यूज है, जबकि अपोजिशन का ये मानना है कि उन्होंने हुकूमत को कंफ्यूजन में डाल दिया। अब अल्लाह जाने हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, इस बात का कि मौलाना फजलुर रहमान एक जत्था लेके, एक जुलूस लेके लोगों को लेके इस्लामाबाद पहुंच जाए तो फिर उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, यानी पानी जब सर से गुजर जाएगा तो फिर उनसे बात होगी। या तो हुकूमत को बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि अपोजिशन बाहर निकलेगी नहीं। अब इससे ज्यादा गैर संजीदगी और क्या हो सकती है? अगर हुक्मरान जमात का यह दावा है, जैसा हुमायूं अख्तर कह रहे हैं और कल हफीज शेख साहब ने भी कहा कि मईशत बेहतरी की जानब गामजन है, तो हमारा तो एक ही पॉइंट है कि मुल्क ठीक चलना चाहिए और इकॉनमी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर मईशत बेहतर हो गई है तो फिर उसे सस्टेन करना चाहिए, उसे बरकरार रखने की जद्दोजहद करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मईशत सही करें और फिर सियासी अदम इस्तेकाम पर भी जोर लगाएं। वहां तो सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। अपोजिशन को धरना ना देने पर कायल करना चाहिए, रोकना चाहिए, बदौर ताकत नहीं, क्योंकि सियासत में मुज़ाकरात का रास्ता सबसे मौसर रास्ता होता है। बात करनी पड़ती है, आपस में डायलॉग करना पड़ता है। तो मौलाना फजलुर रहमान अपने मौके में बड़े क्लियर हैं। जिस तरह से उनकी बड़ी तैयारियां हैं वो नजर आती हैं, रोज हमें नजर आता है। अब तो उनके गार्ड्स की फुटेज भी नजर आ गई है कि किस तरह उनके, यानी जिन लोगों ने धरने की को हिफाजत करनी है तो गार्ड्स वो भी नजर आते हैं। इसके बरक्स हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। तो अभी भी मेरा ख्याल है वक्त है, अभी भी 2-3 हफ्ते बाकी है, तो मामला पार्लियामेंट में ले जाकर पार्लिमानी जमातों से डिस्कस किया जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है? अगर हुकूमत पार्लियामेंट में जाके डिस्कस करे, वहां पे सारी जमातें मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, नून लीग मौजूद है, तो हुकूमत को यह मामला, मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है पार्लियामेंट में जाके डिस्कस कर लेना चाहिए। इत्माम हुज्जत ही सही, कुछ तो करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपने फीडबैक से आप हमें जरूर आगाह कीजिएगा, आपके फीडबैक का हम मुंतज़र रहते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।